हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग दोस्तों। और आज की कहानी मेरी जुबानी, लेट स्टार्ट। और ये जो सुबह का समय होता है ना भाई, इसमें बहुत बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी होती है। यानी जो बिगड़ा हुआ माइंड होता है ना, वो भी ट्रैक पे आ जाता है। ओके, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ऑब्वियसली आपको एक अलग ही एनर्जेटिक फील देती है और उसके साथ हम बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ओके, सो आज की कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लास्ट लेक्चर के साथ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। होप सो आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके कैसे सॉल्व करने हैं, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट माना जाता था, बट इजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हो। हर टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है ना, हम क्रैक कर सकते हैं। टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। जितने क्वेश्चंस आप कर लोगे उतना मजा आने वाला है बॉस। ठीक है, ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, कम ऑन। तो आज मैं बात करने वाला हूं मोशन के बारे में। ठीक है, यानी जो सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस एंड ऑल। ठीक है, तो इनकी हम यहाँ पे बातें करेंगे और बढ़िया तरीके से क्रैक करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करूंगा हर कैटेगरी के क्वेश्चन को आपको सिखाने की, जिससे आप लॉट ऑफ क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सको और मचा सको। ठीक है, चलो बॉस, बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं हमने आज। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूलाज है, पोजीशन के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कूल, सो है ना। तो मोशन की बात करेंगे तो यार सर इसमें मतलब क्या करना चाह रहे हो आप। ऑब्वियसली हमें पता है भाई, जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है वो शिफ्ट हो जाती है ना। शिफ्ट हो रही है मतलब मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है मतलब सर वेलोसिटी उसके पास होगी, एक्सेलरेशन उसके पास होगा, ऑब्वियसली मोमेंटम उसके पास होगा, है ना। और चूंकि शिफ्ट हो रहा है तो फोर्स का तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऑब्वियस है भाई। चलो भाई देखो, तो यार सबसे पहले याद करो, मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको लिख लेते हैं, देन वहां से जल्दी से कंसेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपने कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो हमें पता होता था m1 पहले की पोजीशन, देन m2 दूसरे की पोजीशन, प्लस m3 तीसरे की पोजीशन, ओके एंड सो ऑन। यही कर देते ना बॉस। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके सर, ये तो हमें पता है, तो आप क्या करने जा रहे हो, बस होले होले देखते जाओ। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया ना, तो उसके लिए टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी ना बॉस। ठीक है, तो यार सर ये तो पोजीशन थी, मैंने कहा हाँ, यहाँ से वेलोसिटी आएगी, यहीं से एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो देखो हमें बचपन में सिखाया गया था, आई मीन हमने बचपन में सीखा था, सबने सीखा है क्या सर, वेलोसिटी हमेशा होती है dr/dt। मतलब अगर एक्स एक्सिस पे निकालना है तो dx/dt, वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो dy/dt। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि उसमें वैल्यूज क्या दे रखी है, बट आफ्टर ऑल दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोजीशन। ओके, तो यार अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dr/dt, दिस इज कॉम मीन सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने यूज किया, आप समझ जाएंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे मास एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr1/dt। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन होगा mdr2/dt एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल होंगे n तक। ठीक है, और टोटल मास इन सब पार्टिकल का एज इट इज रहेगा। लेट्स सी कैपिटल हम मान लिया मैंने, टोटल मास जो इन सब के सम के इक्वल होता है। और आप देख सकते हो, उसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी v1 फर्स्ट पार्टिकल की, दिस इज सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी एंड सो ऑन। ठीक है, और ये किसकी वेलोसिटी मिल गई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ओवरऑल उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो सिंपली वी कैन राइट हियर, मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट थोड़ा सा मैंने आपको बता दे करते गए हैं। सो मास इनटू वेलोसिटी, यानी फर्स्ट पार्टिकल का मास उसी की वेलोसिटी ले लो, सेकंड पार्टिकल का मास उसी की वेलोसिटी ले लो, थर्ड पार्टिकल का मास उसी की वेलोसिटी ले लो, एंड सो ऑन, लास्ट nth पार्टिकल का मास उसी की वेलोसिटी ले लो, और डिवाइड बाय टोटल मास, क्योंकि यहाँ तो टोटल ही मास है, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, कहां तक सर, mn तक। सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, जब भी पार्टिकल सिस्टम गिवन होगा तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला ये वेक्टर फॉर्म में है, मतलब जब भी कभी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। पहले वेक्टर को पुट अप करना, फिर मैग्नीट्यूड निकालना, पहले मैग्नीट्यूड मत करने लगना उसका। ठीक है, तो भाई यहीं पे सबसे पहला फॉर्मूला बन गया। जब भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो ये एक्सप्रेशन आपने यूज करना है। दो पार्टिकल होंगे तो दो तक ऐड करेंगे, तीन होंगे तो तीन तक, चार होंगे तो चार तक एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, सो अब क्या करेंगे सर, इफ velocities are not given in vector form, then what to do,
तब हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। सिंपल, विदाउट वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यू कैन राइट दिस इज हाउ सर, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। सिंपल है। और डिवाइड में क्या सर, m1 प्लस m2 प्लस m3। बट याद रखना ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, क्योंकि वेलोसिटी इट साल पे एक वेक्टर होती है तो साइन तो यूज करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, ये याद रखना। ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, पर हम यहाँ पे जब भी यूज करेंगे इसका तो हम साइन करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। तो अगर बॉडी जा रही है इधर को तो उसका साइन पॉजिटिव मान सकते हो, लेफ्ट में जा रही है तो उसका साइन नेगेटिव मान सकते हो पार्टिकल्स का, ठीक है। इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, मतलब वो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी आफ्टर ऑल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। ओके सर, अब क्या करेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार। देखो जब आपको वेलोसिटी निकालनी थी तो पोजीशन को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, आई मीन डिफरेंशिएट कर दिया, तो वेलोसिटी मिल गई। और अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv ओवर dt तो याद करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, dv सेंटर ऑफ मास ओवर dt, तो यहां से मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस जहां पे v1 है वहां पे a1 लिखना है, जहां पे v2 है वहां पे a2 लिखना है। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, r1 की जगह v1 आ गया, r2 की जगह v2 आ गया, r3 की जगह v3 आ गया, सिंपल। अब आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यू कैन राइट डायरेक्टली हाउ, देखो m1 v1 की जगह लिख दो a1 फर्स्ट पार्टिकल का, फिर मैं लिखूंगा m2 a2 प्लस m3 a3 and so on. Okay, and this is divided by total mass. This is your acceleration of center of mass. Come on guys. yes. Okay, so इसको विदाउट वेक्टर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है। सिंपल है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है और कैसे आपने यूज करना है बॉस, ठीक है। तो ये तो रहे फॉर्मूलाज, है ना, ये फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं। और अगर आपके पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई ना तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का, मास नेट जो उसका होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से अगर एक्सेलरेशन आ गया तो पूरा सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकाला जा सकता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल। तभी तो ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं। और जो भी आप पढ़ते हो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग ही तो पढ़ते हो, ठीक है। सो ये सब कुछ है, मतलब हम ओवरऑल सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं और उसी के मूवमेंट जो हो रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी मोशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो रहा बेसिक सा कंसेप्ट जो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तो मैं ही सिखाऊंगा ना, ठीक है, ये तो मैं ही सिखाऊंगा कि आपने न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है और डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग। पहले इस पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं, फिर जो इसका सबसे बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है ना, ठीक है, सबसे बेहतरीन, वो इसके बाद देखेंगे, है ना, स्टेप नंबर 2 के अंदर। ओके यार, कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट एटलीस्ट अप्लाई करना आ जाए, फिर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप अप्रोच कर सको इजीली, इजीली। आप देखना यहाँ पे वेलोसिटी के क्वेश्चंस और एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस हर कैटेगरी का मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बढ़िया से आप देखते रहना, बढ़िया से क्वेश्चन को सीखते रहना और अप्लाई करना है, जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ओके, सो पढ़ना बहुत जरूरी नहीं होता, पढ़ने के साथ उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कूल, चलो भाई देखो, उसने बोला एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, मतलब ये एक सिस्टम मान लेते हैं हम इसको, और इसमें 2 पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ये जो वेलोसिटी के साथ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द मास 1 kg, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। दोनों बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, आप देख सकते हो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, इनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो कोई पंगाइच नहीं है ना यार, इस सिस्टम में 2 ही पार्टिकल है, देन यू जस्ट यूज द फॉर्मूला, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 है कि नहीं है बॉस, ठीक है। तो हमें निकालनी है कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यस। तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट मास कितना है यार 2, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, प्लस इसका मास कितना है सर 1 into 2, मास वेलोसिटी है उसकी 2, सो दिस इज 2 + 1, तो ये आ गया 2 to 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास होगी, इसकी अलग वेलोसिटी अलग है, इसकी सेपरेट वेलोसिटी अलग है, पर इस दोनों पार्टिकल से मिलके जो सिस्टम बना, ये ओवरऑल किस वेलोसिटी के साथ जा रहे होंगे 4/3 मीटर पर सेकेंड से। इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ना, देखो अगर मैं ध्यान से देखो 2 kg है, 1 kg है, सपोज करो यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास है,
सपोज करो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, इन दोनों से मिलकर जो सेंटर ऑफ मास बना है वो 4/3 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। मतलब ओवरऑल ये सिस्टम, अगर एक इन दोनों पार्टिकल को हम एक सिस्टम मान ले, तो ये दोनों पार्टिकल अलग अलग जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये आपको किसी एक कंबाइंड वेलोसिटी 4/3 से जाते हुए दिखाई देंगे। सिंपल, ये इसका मीनिंग होता है। वैसे भी आपने तो क्वेश्चन का आंसर करना है, तो हियर इज द क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल है, बेसिक है, अभी हम जस्ट अप्लाई करना सीख रहे हैं। आगे बढ़ो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे जो दोनों पार्टिकल है वो एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल इधर से आ रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो इसको अगर एक सिस्टम मान लें और हमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, देन यू डोंट वरी, वेलोसिटी एक वेक्टर होती है। टेक द राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड अगर कोई लेफ्ट में आ रहा है इधर, मैंने बोला था उसको लेना है हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। सो जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो फर्स्ट पार्टिकल इसको मान लो, सेकंड इसको, तो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, 2 × 2 प्लस हो गया, और ये अपोजिट आ रहा है तो प्लस, इसका मास कितना है सर 1 है, इंटू वेलोसिटी है माइनस में, ये रही माइनस हो जाएगी ना, ठीक है। मतलब यार मैंने इसको लिखा है m1v1 प्लस m2 v2 और डिवाइड में क्या है टोटल मास। सो 2 to 4 - 1 और टोटल मास हो जाएगा इसका 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/3 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन सी ये एक ऐसा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, और चूंकि आप ध्यान से देखो ये प्लस में आ रहा है, तो ये बॉडी अगर इधर जा रही है इधर, लेकिन ओवरऑल इनका जो भी सेंटर होगा ओवरऑल वो इधर जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास होगा वो राइट साइड में जा रहा होगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो सर और डिफरेंट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है। यस, करेंगे, होले होले सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सिचुएशन आप देख सकते हो यार। सो देखो यहाँ पे 2 पार्टिकल मैंने लिए हैं, जिससे रैंडमली हमने लिख लिया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। उसने बोला ये पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg, ठीक है सर। इसको हमने फर्स्ट पार्टिकल मान लिया और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, आप ध्यान से देखो। अब की बार वेलोसिटी वेक्टर में दे रखी है पूरी कंप्लीट, 2i कैप - 7j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी वेक्टर दे रखी है, और उसका जो मास है सेकंड पार्टिकल का जो मास है दैट इज 2 kg। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, तो ध्यान रखना चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर में ही आंसर करना है। अगर वेक्टर में आंसर नहीं है तो पहले वेक्टर में निकालो, उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो भाई कैसे देखो, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चूंकि 2 ही पार्टिकल है, तो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर डिवाइड में टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो मास पहले वाले का कितना है सर 10 है, वेलोसिटी वेक्टर कितना है सर i कैप 7j कैप प्लस 3k कैप। यस है कि नहीं है, यस है तो है। हाँ, यहाँ पे देखो ये मास कितना है 2 और इसकी वेलोसिटी है 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है। और डिवाइड बाय टोटल मास यानी 10 + 2 दैट इज 12। क्लियर। सो हियर वी गो। अब बस इसको आपने सॉल्व करना है। आई वाले जो वेक्टर क्वांटिटीज उनको अलग से एडअप कर लो, जे वाले को अलग से सॉल्व कर लो और के वाले को अलग से सॉल्व कर लो, जो बचेगा वही आंसर होगा। पहले 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 20i कैप प्लस 70j कैप और 3 माइनस 6k कैप। ये तो कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है और आई कैप है सेम डायरेक्शन है तो कैंसिल हो जाएंगी। माइनस का 70j है, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये 30k कैप प्लस में है, माइनस 6k कैप माइनस में है, तो 30 माइनस 6 ये बचेगा 24k कैप, ठीक है। और नीचे है 12, तो 12 मतलब 2k कैप। तो आफ्टर ऑल जो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, अगर आप ध्यान से देखो वो 2 मीटर पर सेकंड से k डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड से k डायरेक्शन में जा रही होगी, देख लो आप, मतलब जेड एक्सिस पे कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड लिखोगे, डायरेक्शन के साथ आपने k कैप लिखा। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शंस आपने ध्यान से देखने हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने कैसे सॉल्व करना है ये बहुत क्लियर आपके माइंड में पिक्चर बॉस होनी चाहिए, ठीक है। अब कर लेंगे ना आप, एक और ट्राई करें, थोड़ा डिफरेंट वे में चलते हैं और उसको भी ट्राई करते हैं। चलो सर कैसे करेंगे, देखो सपोज करो उसने बोला कि एक पार्टिकल है, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसको, एग्जांपल नंबर 4 यू कैन सी, ये आपका क्लियर हो गया होगा होप सो, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एग्जांपल लेंगे जिससे बिल्डिंग हो जाए हमारे कंसेप्ट की, एंड जो हमने फॉर्मूला सीखा है भाई उसको हम अप्लाई करना भी सीख ले, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप अपना बिल्डिंग करते जाएंगे। चलो भाई एग्जांपल नंबर 4, सपोज करो एक पार्टिकल है आपके, वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ना कि एक्स एक्सिस पे ना कि वाई एक्सिस पे। आप ध्यान से देखो,
और किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है सर, और 10√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 30 डिग्री पे। ये पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, ऐसे मान लो। एक और पार्टिकल है गाइस, एक और पार्टिकल है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको हम किसी डायरेक्शन में इसको भी मान सकते हैं। कैसे माने सर? इसको आप ये ऐसे जा रहा है, इसको आप किस तरीके से मान सकते हो, किसी डायरेक्शन में मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी एंगल पे मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में अगर सिचुएशन आ गई तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। यस, ठीक है। तो पता है मैं क्या करूं, इसको मैं मान लेता हूं कि ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को, इसको नीचे को ले लेते हैं, ये किसी 60 डिग्री एंगल पे जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं ले लेता हूँ बॉस, कितनी लूँ, 6√2 मीटर पर सेकंड समथिंग, मतलब कुछ भी ले लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बोलेगा ये पार्टिकल 2 है, 1 kg मास है इसका, जस्ट रैंडमली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि किस तरीके से आपने यूज करना है। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, मतलब ये दो पार्टिकल्स है ना, ये किसी एंगल पे मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब आप ध्यान से समझना, अगर आप देखोगे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ये पार्टिकल एक्स और वाई के बीच में जा रहा है, प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। और अगर ये इसकी एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली ये इसकी वाई एक्सिस है, ये वाली, ठीक है। तो ये भी किसी प्लेन में जा रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो पार्टिकल्स की है वो एक्स एक्सिस पे भी है, वो वाई एक्सिस पे भी है। तो सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो पहले पता क्या करो, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे निकाल लो, फिर वाई एक्सिस पे निकाल लो, क्योंकि यहां से देख के पता चल रहा है कि पार्टिकल 2D में जा रहा है, मतलब एक्स पे भी कंपोनेंट होगा, वाई पे भी होगा, इधर एक्स पे भी होगा, वाई पे भी होगा। देखो 10√2 का ये 30 इसके साथ बना रहा, तो इधर आएगा 10√2 साइन ऑफ 30 आएगा, और इधर कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में 10√2 कॉस ऑफ 30। चेक करें आप, क्लियर। इस वाले का देखो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर जाएगा 6√2 cos 60, और नीचे को उसका कंपोनेंट आएगा 6√2 साइन ऑफ 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर वाई एक्सिस पे निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फिर चूंकि एक्स पे भी है वाई पे भी है, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की बॉस आपने लिखना है एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है, यहां से नेट आ जाएगी, ठीक है, यहां से टोटल वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, यहां से निकाल सकते हो। तो जो एक्स यहां निकालोगे, यहां पुटअप कर देना, हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो पहले ये निकालते हैं। तो देखो m1 वेलोसिटी उसकी एक्स पे कितनी है, ठीक है, v1 प्लस m2, और उसकी वेलोसिटी एक्स पे कितनी है, डिवाइड में टोटल मास। चलो भाई m1 कितना है सर इसका 2 kg, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी इधर कितनी है 10√2 sin 30, इसको पता क्या लिख सकते हो 10√2/2 यानी 5√2 लिख सकते हो, देखो इसको, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 5√2, ये देख लो 5√2 आया कि नहीं, ठीक है सर। और यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, ये भी जा रहा है इधर एक्स एक्सिस पे, ये वाला कंपोनेंट देखो इसका एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है। तो प्लस इसका मास है सर 1 और इसकी वेलोसिटी है cos 60 1/2 होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो 6√2 1/2 यानी 3√2 आएगा। तो ये आ गया 3√2 और डिवाइड में टोटल मास यानी 2 + 1 दैट इज 3। तो भाई ये बन गया आपके पास, यानी इसको आप सिंपली लिख सकते हो 10√2 प्लस 3√2, ये √2 इसमें भी है यानी 13√2, और इसके बाय 3 भी है, बाय 3। ये बन गई एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, जो भी आई, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें वाई एक्सिस पे सिमिलरली कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। तो वाई एक्सिस पे कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो बॉस। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आएगी, वाई कोऑर्डिनेट देखो इनके, इसका ऊपर को है तो प्लस होगा, इसका डाउन है तो माइनस। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास 2, उसकी वेलोसिटी है 10 cos 30 है, और आपको पता है 10 cos 30 को हम लिख सकते हैं 10√2 इंटू cos 30 होता है √3/2। तो पता है इसको लिख सकते हो आप, 2 से कैंसिल तो 5/√6 यानी 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर, तो ये बचेगा 5√6 यानी 5/√6, ऊपर को है तो प्लस है, फिर इधर देखो प्लस, इस वाले का मास 1 है और उसकी वेलोसिटी डाउन है 6√2 sin 60, और इसको आप लिख सकते हो 6√2 √3/2, तो ये बनेगा 3, ये भी बनेगा पर माइनस में, चूंकि डाउन है, -3/√6, चेक करें आप, और डिवाइड में 3, ठीक है, डिवाइड में 3। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे ये आ रहा है
10 और -3 यानी 7/√6/3। ये आ गई y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस। दोनों को यहां पे पुट कर दो तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, ये आई है 13√2/3 आई कैप एंड प्लस 7/√6/3 जे कैप। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझना, मैंने थोड़े से स्पेस में किया, आप आराम से देखना, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये आप ध्यान रखेंगे बॉस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर फिर भी आ गया तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे ये भी तो पता होना चाहिए ना, है कि नहीं, वरना पंगा हो जाएगा बॉस, ठीक है। और अब क्या करेंगे सर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता ही है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उससे आगे आप कर लेंगे होप सो। तो यार इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड और आप इनको इजीली क्रैक कर सकते हैं। सेम टाइप के एग्जांपल हम एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, जिससे वो वाला कंसेप्ट भी आपका एकदम दमदार तरीके से हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इन पे जो डिपेंडेंट कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, एक डिफरेंट सिचुएशन में जो कंडीशन क्रिएट होती है ना, उनको आप कैसे क्रैक करोगे, इनके बाद उनको डिस्कस करेंगे होले होले लेकिन मस्त तरीके से, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन और मैं एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करूंगा। सो आपसे पूछा जाएगा, एक सिस्टम है, ये बहुत बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बॉस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व किए, बट हम क्या कैलकुलेट करते थे कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg या फिर 1 kg, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, यानी जो पूरा सिस्टम होगा इसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो ध्यान रखना बस, कंफ्यूज नहीं होने का, जब भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछे पहले डिसाइड कर लो। सपोज करो जो हैवी मास है उसको नाम दे दो ये m1 है और इसको नाम दे दो ये m2 है। आपको पता है ये नीचे आएगा इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a1 और ये ऊपर को जाएगा इसका एक्सेलरेशन होगा a2, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे a1 = a2 सेम ही होते थे दोनों के एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमें पता है, बट हमसे इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं पूछे हैं, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। तो यार याद रखियो, देखो अभी हमने सीखा है, अगर ये हैवी है तो डाउन जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ले लेंगे डाउन डायरेक्शन में नेगेटिव, और ये अप जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ले लेंगे पॉजिटिव, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या करेंगे सर, तो जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, ठीक है, वेक्टर भी लगाओ तो भी चलेगा, तो इसको मान लिया m1, तो m1 और इसका एक्सेलरेशन है डाउन डायरेक्शन में -a1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा है m2 और उसका एक्सेलरेशन है अप, तो प्लस a2 ले लेंगे और डिवाइड में m1 + m2। ये रहा फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का, ये रहा फॉर्मूला एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। ओके, अब आपके पास जिम्मेदारी का काम बनता है कि a1 क्या है a2 क्या है, और वो अलग बात है कि a1 a2 दोनों ही तो सेम है, और a1 a2 हम कैसे निकालते थे, सिंपल लॉजिक देखो, अगर a1 या a2 कोई भी निकालना है तो क्या करते थे, इसका वेट ज्यादा है डाउनवर्ड, ये नीचे को पूरे सिस्टम को मूव कराएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो इसका वेट होता है 2g और इसका वेट होएगा 1g। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब होता था नेट ड्राइविंग फोर्स ओवर द नेट मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन इजीली आपके पास आ जाएगा, इसको कॉमनली ए मान लो आप। तो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब आप देख सकते हो इसका वेट इसको नीचे को पुल करेगा, खींच के लेके जाएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो साइमल्टेनियसली ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसके वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 2g - g और दोनों के मास को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा g/3, क्लियर है, दिस इज योर g/3। यही तो करते थे यार, ये मैंने सिखा रखा है, इसको घूर के मत देखना बॉस, ठीक है। सो एक्सेलरेशन तो आ गया सर, पटक दो ना यहाँ, आंसर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो भाई आंसर भी आ गया। देखो तो जब यहाँ पटकोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका मास है 2, एक्सेलरेशन आया माइनस में g/3 हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस में m2 आ रहा है सर 1 और उसका एक्सेलरेशन भी सेम ही रहेगा, और डिवाइड में 3, m1 + m2 यानी 2 + 1, ठीक है। तो यह आ गया -2g/3 + g/3 एंड दिस इज 3। नाउ यू कैन राइट दिस, 3 इसका कॉमन है तो -g/3 ओवर 3 यानी आ गया -g/9। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। और ये नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये पूरा सिस्टम ओवरऑल डाउनवर्ड जा रहा होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। तो ये आ गया आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास -g/9। तो माइनस अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं है, इट मींस इसका जो मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है,
ये आप ध्यान रखेंगे, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है पूरे सेंटर ऑफ मास का इस एक्सलोरेशन के साथ। तो यार सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या ऐसे ही करेंगे क्या हमेशा? ठीक है, हाँ ऐसे ही करेंगे, एक्चुअल प्रोसेस ये है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक पुल्ली होगी और दो ही ब्लॉक होने चाहिए एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग, मतलब ये वाला केस होगा, पुल्ली फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। पहले देख लो कौन सा मास ज्यादा है, उसको m1 मान लो, दूसरे को m2। तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और पूरे का होल स्क्वायर कर दो इनटू g। यहां से डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आपको ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। यू जस्ट चेक आउट की क्वेश्चन ये है, m1 m2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ओके कैसे सर, m1 कितना है सर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी एंड दिस इज 1/3 यानी 1/9 इंटू जी, यानी आंसर आ गया g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड है कि डाउनवर्ड जाएगा, वो आप उसके टेंशन ना लें। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। क्लियर, एक और डिफरेंट टाइप की कैटेगरी यूज करेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुका है, तो उसको आप कैसे अप्रोच करोगे ये भी तो सीखना है। okay, सो देख लेते हैं जल्दी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपके वास्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक पूरा सिस्टम आपको दे रखा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है, एक अंडर द ग्रेविटी हैंगिंग पोजीशन पे है और 30 डिग्रीज का एंगल दे रखा है इंक्लाइन प्लेन का। आपने निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। सो यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अप्लाई करना कंसेप्ट मेरे को बताना जरूर, पूछना जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन माना जाता है, ये ध्यान रखना बॉस। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं बॉस, इतने तो प्रैक्टिस आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करना, मेरे को आंसर भी बताना कि कैसे किया, नहीं हुआ तो तुरंत मेरे को बताना जरूर है, पूछना जरूर है, मैं चेक करूंगा। ठीक है, ओके अब आज का लास्ट कंसेप्ट, चलो भाई आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट कंसेप्ट में क्या होने वाला है सर। देखो भाई, अगर किसी सिस्टम पर नेट उसका जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर अगर जीरो है, ठीक है, अगर किसी सिस्टम पे एक्ट करने वाले एक्सटर्नल जो फोर्स है नेट, वो आ गया आपका जीरो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर उसके सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो अगर वो जीरो हो जाता है तो ऑब्वियस है, चूंकि फोर्स जीरो हो रहा है, आपको पता है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो जीरो है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो भी जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो जिससे मिलकर उस सिस्टम बना है जिनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, उनका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। ओके, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, मतलब ये जिससे मिलकर बना है उनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो ही होंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो चूंकि हमें पता है F इक्वल टू होता है m में, अगर आप सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी आप सेंटर ऑफ मास का ही लेंगे, ये जीरो है तो ऑब्वियसली ये जीरो ही होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों एक्सेलरेशन आपका जीरो आ रहा है तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है dv ऑफ सेंटर ऑफ मास ओवर dt इक्वल टू जीरो, तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की वो आएगी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी अगर उस सिस्टम पे उसका मूवमेंट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है बाहर से, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, इंटरनल की नहीं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है, और इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से आप बहुत क्विकली एज इट इज विदाउट एनी सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं वो जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो हो गया, तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। इसका मतलब इफ, यहां पे दो पॉइंट याद रखना, इफ द सिस्टम ऑफ दैट सिस्टम इनिशियली, इफ दैट सिस्टम इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इज एट रेस्ट, अगर वो सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं और वो इनिशियली रेस्ट पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑलरेडी सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, आफ्टर सम टाइम वो मूवमेंट करने लगता है, तो चूंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग एंड नो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज, ये चेक करना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, बहुत केयरफुली चेक करना है कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है और उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उनको मूवमेंट देने के लिए, ये एक्सटर्नल है, ये नो एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्सेज एक्टिंग। अगर ऐसा हुआ तो आफ्टर सम टाइम भी, देन आफ्टर सम टाइम भी, यानी इन द लास्ट, लास्ट में भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब अगर जीरो है इनिशियली तो बाद में भी जीरो होगी। सो इन द लास्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टिल आल्सो जीरो,
मतलब आफ्टर सम टाइम अगर वो मूवमेंट करने भी लगे किसी वजह से, बस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तो उनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी जीरो रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यू कैन से कि पोजीशन ऑफ दियर, यू कैन से, ध्यान से, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, अभी भी वो पोजीशन नहीं बदलेगा, उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एज इट इज रहेगी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, फिर भी वो मूवमेंट करने लगता है ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेज, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ना, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, वो मूवमेंट कर सकते हैं ना यार, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो मे बी और मे नॉट भी, ऐसे आप समझेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर? इफ इनिशियली, ठीक है, इफ इनिशियली, ठीक है, जो सिस्टम है, सिस्टम इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो आफ्टर सम टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो वही रहेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल रिमेन सेम, देन यू कैन राइट सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी स्टिल रिमेन सेम, ठीक है, ये सेम ही रहेगी। मतलब जो इनिशियल थी वो आफ्टर सम टाइम भी वही रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। उसको चेंज करने के लिए ये पॉइंट आप अपने दिलो दिमाग में रखेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको करके जरूर दिखाऊंगा, जिससे आपका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो चूंकि इनिशियली वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, और आफ्टर सम टाइम भी वो जीरो ही होगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम इनिशियली चल रहा है, ऑलरेडी रेस्ट पे नहीं है, तो आफ्टर सम टाइम भी वो चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है, जीरो है तो जीरो रहेगी, कुछ वेलोसिटी इनिशियली है तो वो वही रहेगी, उसमें नो चेंज एट ऑल, ठीक है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। अब यहीं से एक पॉइंट और निकलेगा, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, इस पे काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, उस पर डिपेंडेंट और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी देखेंगे, उनको भी ऑब्जर्व करेंगे, उनकी भी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले पॉइंट को समझो, हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करा है कि अगर कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, वो जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर सम टाइम भी जीरो ही रहेगी। इसका और सिग्निफिकेंस देखते हैं। आपको पता है यार, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती थी, हमने क्या लिखा था उसको, सेंटर ऑफ मास, मान लिया पहले पार्टिकल है m1, उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा पार्टिकल m2, उसकी वेलोसिटी v2 है, ओवर टोटल मास, ये हो जाएगा जीरो, तो इसमें जीरो हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, लिख सकते हो ना। और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, v1 को आप लिख सकते हो dr ओवर dt, लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हो dr ओवर dt, यानी r1, और ये रहेगा आपका r2, ठीक है। जब आप यहां पुट करोगे तो dt कॉमन आके जीरो में जाएगा, तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 आप लिख सकते हो। अगर आपने किसी तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन करना है कि कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है और उसको मूवमेंट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंटरनल फोर्सेज वहां पे एक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंटरनल फोर्सेज वहां पे एक्ट कर रहे हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज द, आप देख सकते हो मास मूवमेंट है m1 डेल्टा r1, मतलब फर्स्ट जो सिस्टम में पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, मास और उसका प्रोडक्ट, प्लस दूसरे वाले का मास और उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, उसका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। ओके कूल, एक तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर दोस्तों, अगर मैं मान लूं एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है और इस पे फोर्स लगा आपको, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो आप निकाल सकते हो F1 बाई m1, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो F2 बाई m2। लेकिन इनको मूवमेंट करने के लिए स्टिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जो F2 और F1 फोर्स है, अगर मैं मान लूं ये म्यूचुअल फोर्स है, ये सब म्यूचुअल फोर्सेज हैं, म्यूचुअल फोर्सेज को माना जाता है इंटरनल फोर्सेज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल दे आर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी किसी न्यूमेरिकल में बात करेगा ना, म्यूचुअल फोर्सेस की बात करेगा, तो ये चेक कर लेना कि सिस्टम इनिशियल रेस्ट पे है और म्यूचुअल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट जरूर करेंगे, म्यूचुअली मूवमेंट जरूर करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं माने जाते म्यूचुअल फोर्स, उनको इंटरनल फोर्स माना जाता है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है इस पूरे का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, पर यहां पे इंडिविजुअल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, बट ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में भी जीरो। समझ गए? तो ये जो म्यूचुअल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स होते हैं, एंड दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास और द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी वेलोसिटी और पोजीशन, ये जितनी भी चीजें होती है सेंटर ऑफ मास की, वो इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब म्यूचुअल इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो जब भी न्यूमेरिकल में म्यूचुअल की बात करेगा, समझ जाना वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले है वो बाद में रहेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब जीरो के साथ ही चलेगा, और अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर उसने कर रखी है तो उसी वेलोसिटी के साथ उसका मूवमेंट होगा। कैसे कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, डोंट वरी। तो ये बात आप अपने दिलो दिमाग में सेट करके रखेंगे, और इस पे आने वाले क्वेश्चंस काफी होते हैं दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल जो फोर्स होते हैं ना, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ये इनके कंबाइंड इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये इस पे डिपेंड होता है, ये इस पे डिपेंड होता है, इतना तो समझते हो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, एक मास दूसरा मास दोनों अट्रैक्ट करेंगे म्यूचुअली, मास को हटा दो तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं। एक चार्ज दूसरा चार्ज दोनों अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, एक चार्ज को हटाएंगे, ना रिपल्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा। म्यूचुअल इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब भी इस टाइप की वर्डिंग यूज होगी न्यूमेरिकल में, तो समझ जाना क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा हर कैटेगरी का इसमें, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गए और क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकें। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन माना जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये था सब कुछ, और कुछ न्यूमेरिकल अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे एक कंसेप्ट भी आपके दिलो दिमाग में एंटर कर जाएगा। कूल ना? ओके, सो क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ऑलरेडी हमने सीख लिया है अभी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अगर जीरो है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा। तो इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है ना, उनको आप कैसे क्रैक कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिससे ये फंडा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जो कंसेप्ट आपने यहाँ पे डिस्कस करा है, इसको बहुत ईजिली तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, फिर बाकी जाके आप घर में जाके फोड़ देना, और देख देख के क्वेश्चन ढूंढ के क्वेश्चन आपने करने हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो भाई, मैं कंसेप्ट वाइज यहाँ पे चलूंगा कि जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको वन बाय वन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन देख लो, आप एक बार पढ़ लो जल्दी से इसको, और हाँ, इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करना है, वो क्या दे रखा है और किस तरीके से आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं और आप भी जल्दी से इसको पढ़ के उड़ा डालना बॉस। ठीक है, खुद ट्राई कर लो, अदरवाइज हम मिलकर फोड़ेंगे। उसने बोला टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर इनिशियली एट रेस्ट। पहले यहां तक देखो, दो पार्टिकल्स हैं, इनिशियली एट रेस्ट है, रेस्ट पे है इनिशियली, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ लिया। ठीक है, इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं। ठीक है सर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओ तेरी, अब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनको मूव कराने वाला फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात करेगा, दिस इज द इंटरनल फोर्स नॉट द एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है, तो इंटरनल फोर्स है। मजा आ गया? देखो, इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं और म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। दो पार्टिकल आपके पास है, देन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए, okay, at the instant when the speed of A is v and the speed of b is 2v, let's see, ऐसे मान लो अगर एक इधर से जा रहा है v के साथ और एक जस्ट इधर से आ रहा है 2v के साथ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, दो पार्टिकल है ना हमारे पास। ठीक है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास? क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी दो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे हो, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी इनिशियली जीरो है। और अगर इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो वेलोसिटी के साथ है और उनका जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से होता है, दिस इज इंटरनल फोर्स नॉट द एक्सटर्नल फोर्स। तो आफ्टर मोशन भी उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही होगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, और इंटरनल फोर्सेज की वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर जीरो पे है तो जीरो रहेगी, इनिशियली मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज जीरो, है ना। जो रेस्ट पे इनिशियली है वैसे ही अभी भी होगा, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन के थ्रू वो मूवमेंट करने
जा रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है, किस तरीके से यूज करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन और लेता हूं, उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाएगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जो हमने कंसेप्ट सीखा है ना, यानी ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपना टाइम बचाएंगे। अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है बॉस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़ लो, आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा कि यार पहले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या कंसेप्ट है और दोनों में फर्क क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आप देखो जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया कि टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg, ओके, आर मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली दोनों मूव कर रही है, रेस्ट पे नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम भी म्यूचुअल फोर्स एक्ट करने के बाद भी 0 ही रही। लेकिन यहां पे इनिशियली दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 10 और इसकी है 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये इनिशियली ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से मूव कर रहे हैं ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे भी म्यूचुअल फोर्स का यूज हुआ है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का यूज हुआ है। मतलब ये तो इंटरनल फोर्स है, मतलब यहाँ पे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहे हैं। इनमें जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स हो रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं इनिशियली निकालूं तो आफ्टर सम टाइम भी सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास, तो नो प्रॉब्लम। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। आप बोलोगे सर इसको क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है, इसलिए आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। चलो भैया, जो पहले का मास कितना है सर 2, वेलोसिटी कितनी है सर 2, प्लस दूसरे का मास कितना है सर 4, वेलोसिटी कितनी है, इसके अपोजिट जा रही है तो -10 ओवर 2 प्लस 4, तो 4 - 40/6 -36/6 सॉल्व कर लो जितना भी आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है सर -6 आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड। और माइनस से बॉदर नहीं करना है क्योंकि माइनस साइन आपको बता रहा है। जैसे अगर हमने माना कि राइट डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसकी लेफ्ट डायरेक्शन हम नेगेटिव मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसका ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास होगा पूरे दोनों पार्टिकल्स के मिलकर वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि इनिशियली यहाँ पे दोनों पार्टिकल रेस्ट पे नहीं थे, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से वो बाद में बदलेगी नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आफ्टर सम टाइम भी उसकी वेलोसिटी रेस्ट पे ही रहेगी, आई मीन उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन और देख लेते हैं, इनसे हमें अप्रोच पता चल गया कि भाई कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को। अब वो जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई सिस्टम जो हमारा सेंटर ऑफ मास है अगर वो रेस्ट पे है तो हम उसके थ्रू और क्वेश्चन किस तरीके से डिफरेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सिंपल से क्वेश्चन से एग्जाम में आने के चांस बने रहते हैं, तो इजी कैटेगरी है, बट अल्टीमेटली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हाउ टू यूज द कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो भाई देख लो, आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, पहले उसमें जो डेटा गिवन है उसको बना लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर बना दी है, ठीक है। उसने बोला कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12 मीटर। अच्छी बात है, 2 पार्टिकल है 4 kg का और 8 kg का, एक दूसरे से 12 मीटर डिस्टेंस की डिस्टेंस पे कहीं पे रखे गए हैं। इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनिशियली 12 मीटर पे है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन इनके बीच में काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, और आपको पता है म्यूचुअल जो अट्रैक्शन होता है दैट इज द इंटरनल फोर्स, नॉट द एक्सटर्नल फोर्स। हियर इज आल्सो द एक्सटर्नल फोर्स इज 0 मैन, ठीक है। और आपको पता है इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट पे थी, यानी इनके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी इनिशियली वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बॉस, अभी बताऊंगा ना। तो जब ये म्यूचुअली अट्रैक्ट होने लगते हैं तो अट्रैक्ट होके ये थोड़ा सा आगे जाएगा, लेट्स सी यहाँ तक पहुंचेगा, ये थोड़ा और आगे, लेट्स सी ये यहाँ पे मिलेंगे। उसने बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे अगर ये मिल जाते हैं आपस में, वो बोल रहा है कि देन द 2 पार्टिकल विल मीट ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ, लेट्स सी 4 से मान लेते हैं, फ्रॉम 4 kg से ये मिलता है x डिस्टेंस पर, ठीक है। ये 4 kg वाला यहाँ पहुंचता है, ये कितने डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आएगा 8 वाला, ये टोटल 12 है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी 12 - x होगी। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको x1 मान लेते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट है इसको x2 मान लेते हैं। भाई एक इधर से आ रहा है एक इधर आ रहा है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। इस इनिशियल सेंटर ऑफ मास 0 पे था क्योंकि इनिशियली तो मूव कर नहीं रहे थे, आफ्टर सम टाइम जब उनके बीच में अट्रैक्शन होने लगा तो मूव करने लगे। तो क्या बताया था मैंने आपको
इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब जीरो होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट पे होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होती है, मूव करती है, तो पहले पार्टिकल का मास उसका डिस्प्लेसमेंट, दूसरे पार्टिकल का मास उसका डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि इसका यूज करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। पता था कि जब इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे होता है, ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा कि अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन उनमें मूवमेंट हो रहा है, पोजीशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कितना शिफ्ट हो गया है, इस तरीके से कौन पार्टिकल कितना शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये m1 x1 प्लस m2 x2, और x1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो भी होगा, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट था, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ये था सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। बस आपको साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। अगर आप इसको वेक्टर में ले लो इस तरीके से, ठीक है, तो देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लूं, और इसके अपोजिट जो आ रहा है लेफ्ट में उसको नेगेटिव मान लूं, ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो m1 4 kg है, इसको 4 kg मान लो m1, और इसको मान लो आप m2, क्लियर। सो दिस इज योर m1 यानी 4 हो गया आपके पास, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में x है सर, प्लस 8 m2 हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, उसका डिस्प्लेसमेंट है x2, और x2 को लेंगे माइनस x2, क्योंकि ये इसके अपोजिट हो रहा है, अपोजिट, समझ गए आप। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 8 इंटू x2 की वैल्यू पुट कर दो, 12 माइनस x, इट शुड बी इक्वल टू 0, तो 4x आ जाएगा 8 इंटू 12 माइनस x, और ये कैंसिल, तो एक आ गया 2 इंटू 12 माइनस x। सो हियर वी गो, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस इज 24 माइनस दिस इज 2x, 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, दिस इज 24, और x आ जाएगा आपका 8 मीटर, यानी 8 मीटर पे आप देख सकते हो दोनों मीटअप करेंगे फ्रॉम 4 kg जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 8 मीटर करेगा। तो फ्रॉम 8 kg से अगर आप देखोगे फ्रॉम 8 kg, तो यार बॉस 8 kg से कितना होगा, x2 होगा सर, और x2 क्या है, 12 माइनस x है, तो 12 माइनस 8 दैट इज 4 मीटर, ठीक है। यानी x2 से यानी 8 kg से 4 मीटर की डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट पे वो आपस में मिलेंगे, तो ठीक है। इस तरीके का अप्रोच आप कर सकते हो, इजी है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन का यूज करना है ये पता होना चाहिए। बस ये देखना है कि क्या वो सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, और अगर वो रेस्ट पे है उसके बाद उसमें मोशन हो रहा है, तो हमेशा ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, और डिस्प्लेसमेंट का साइन हमेशा प्लस माइनस के साथ पुट करोगे। अगर आप प्लस माइनस को अवॉइड करना चाहते हो ना इसको, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 x2, फिर डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ ही अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा अपोजिट ही जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का नेट, और इसका पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट x2, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इसे भी यूज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो। अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उससे और अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बॉस। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, आप जल्दी से देख लो, पहले पिक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया, आप भी पहले पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ध्यान से कंसेप्ट अप्लाई करना है, धीरे धीरे आपको बस कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करने के बाद अप्लाई करना आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। उसने बोला है कि 500 kg बोट है, 9 मीटर लॉन्ग है, एंड फ्लोटिंग विदाउट मोशन ऑन स्टिल वाटर। यहां पे ध्यान दो, फ्लोटिंग विदाउट मोशन मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे है, उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे है इनिशियली, यानी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली 0 मानेंगे, स्टिल वाटर पे वो विदाउट मोशन फ्लोट कर रही है। जस्ट अ मैन ऑफ मास 100 kg एट वन एंड and he runs to the other end of the boat and stops, then what is the displacement of the boat? मतलब वो बोल रहा है कि बोट के एक एंड पे एक बंदा है जिसका मास 100 kg है, ये यहां से भागना स्टार्ट करता है और दूसरे एंड पे जाके दूसरे एंड पे जाके रुक जाता है, ठीक है, दूसरे एंड पे जाके रुक जाता है, और जैसे ही आगे जाएगा इनिशियली सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे मोशन आएगा। इंटरनल सिचुएशन है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, कोई आके बोट को अलग से धक्का नहीं दे रहा है, अलग से पुश नहीं कर रहा है, बंदा खुद बोट के अंदर चल के जा रहा है, उसकी वजह से बोट में मूवमेंट होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात समझ सकते हो। तो यार सेंटर ऑफ मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 0। इसमें भी सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट ही यूज होगा। मतलब आपको मैं पता है क्या सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कंसेप्ट यूज होगा कि नहीं होगा ये समझना। एक बार ये समझ गए बाकी तो वैल्यू पुट अप करनी है, आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ दोस्त, ठीक है। जैसे ही बंदा यहां से चलेगा और यहां से चल के अगर ये यहां तक जाता है तो टोटल डिस्टेंस, अगर बोट ना चले, बोट फिर भी ना चले और ये यहां से यहां तक जा रहा है तो ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक जाने में? जो बोट की लेंथ है 9 मीटर। लेकिन होगा क्या एक्चुअली में, क्या होगा जब ये बंदा इधर जाएगा तो बोट इधर को शिफ्ट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग कंडीशन है। तो जैसे ही बंदा इधर को जाएगा वैसे ही बोट किसी डिस्प्लेसमेंट इधर को शिफ्ट कर जाएगा उसके अपोजिट। मैन अगर इधर को जा रहा है तो बोट इधर शिफ्ट करेगी। मान लिया कि उसका बोट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ठीक है। तो जब ये बंदा यहां से बी एंड पे पहुंच जाता है और बोट का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट x होगा, तो इस बंदे ने यहां से यहां तक जाने में कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी होगी? क्या 9 मीटर? सोच के बताओ, क्या 9 मीटर? ठीक है। अगर बोट ना चले, इसको पकड़ लो, हिलने भी मत देना, और ये यहां से चल के यहां जाएगा तो 9 मीटर ही करेगा। लेकिन चूंकि बोट यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन में है तो जब बंदा आगे जाएगा तो ये कुछ डिस्टेंस इधर शिफ्ट करेगा। मतलब मैन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मैन का वो हुआ होगा 9 नहीं, 9 में से चूंकि उसके अपोजिट इसी के चलने की वजह से बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी है 9 माइनस एक्स। समझ गए? और बोट में एक्चुअली अगर मैं बोट को एक अलग से सिस्टम मान लूं, बंदे को उसमें कंसीडर ना करूं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, ये बोट का डिस्प्लेसमेंट है x2। तो सिंपली यू कैन अप्लाई हियर। देखो m1 मास ऑफ द मैन मान लो, दिस इज m1, और बोट का मास मान लो दिस इज m2। दो तरीके हैं, दोनों को बता रहा हूं मैं आपको कैसे यूज करोगे। 100 इंटू x1 9 माइनस एक्स प्लस m2 कितना है सर 500, x2 कितना है सर माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, माइनस एक्स मतलब अपोजिट जा रहा है बोट, ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ से, ये 0 0 कॉमन आके कैंसिल, ये 9 माइनस एक्स बचेगा, ये माइनस का 5x बचेगा, ये 0, तो 9 इक्वल टू 6x आ गया। x आ गया आपका 1.5 मीटर है ना, मीटर। यानी जो बोट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्लियर दिख रहा है। अगर बंदा इधर जा रहा है बोट उसके अपोजिट जाएगी, अपोजिट टू द मैन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज अपोजिट टू द मैन 1.5 मीटर। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान सकते हो एक तरीके से आप, है ना, बाहर से देखने पे ऐसा आपको नजारा नजर आ रहा है, ठीक है। 1.5 मीटर। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बोट की बात करेंगे ना, दूसरे तरीके से अगर आप इसको सोचोगे ना, देखो तो जब हम कंबाइंड सिस्टम की बात करेंगे तो जब ये बंदा इसके अंदर चलेगा और बोट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बंदा भी उसी के अंदर है ना, मैन भी तो उसी के अंदर है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एक ही तरीका आप सीख लो, वही आपके लिए बेटर है, उसी तरीके से आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आप देख लो किस तरीके से हमने सॉल्व करा है, क्लियर है। तो बंदा इधर जा रहा था, अगर बोट में मूवमेंट ना होता तो वो पूरी 9 मीटर डिस्टेंस कवर करता, लेकिन चूंकि बोट भी कुछ शिफ्ट कर जाएगी तो जब ये डिस्टेंस कवर करेगा 9 से कम करेगा। कितनी कम करेगा? जो डिस्प्लेसमेंट इन बोट हुआ है बस। और साइन का ख्याल रखना है, अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट प्लस, अगर लेफ्ट में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का साइन माइनस लेना है। इतना सा ख्याल रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कभी नहीं फंसोगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ और डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट समझाना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से आपने सॉल्व करने, मेरा पर्पज है, मेरा काम है आपके दिमाग तक ये इन्फॉर्मेशन डालना कि हाँ आप कर सकते हो। आप ये न्यूमेरिकल इस तरीके से अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इससे और अच्छे से आपके दिमाग में कंसेप्ट एंटर कर जाएगा। होप सो फिर आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देख लो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने बोला 2% ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg, 2% है, एक चुन्नू है, एक मुन्नू है, इस तरीके से आप मान सकते हो रेस्पेक्टिवली, आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द बोट, ठीक है। दिख भी रहा है आपको, ये बंदा है 55 kg का और ये है 65 kg का, और बोट की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। बोट का खुद का मास 100 kg है। दिस इज द मास ऑफ द बोट, दिस इज द मास ऑफ द पर्सन, ठीक है। ओके, सो उसने बोला 55 kg मैन वॉक्स अप टू दिस 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम। मतलब ये यहां से चलता है,
ये बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से चल के इसके पास आके बैठ जाता है, ठीक है। ओके 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 ओके। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, क्या पूछा है इस पे फोकस करो। उसने बोला है जो ये बोट है ये स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में है, मतलब इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे, यानी उसकी वेलोसिटी रहेगी जीरो, उसकी वेलोसिटी रहेगी जीरो। ध्यान से समझो, इनिशियली स्टिल वाटर में कोई मूवमेंट नहीं है, नथिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसने क्लियरली लास्ट की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर देन देयर इज नो मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ मास इनिशियली, वो वेलोसिटी जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई शिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो उसने पूछा है कि देन द मास सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का शिफ्ट बाय, मतलब ये बोट और इस बंदे के चलने की वजह से, चलने से पहले तो ये रेस्ट पे ही था ना, चलने से पहले, लेकिन जब इसने चल के यहां से यहां गया तो क्या हुआ होगा, जब ये यहां गया होगा इधर को, तो ऑब्वियसली बोट ने शिफ्ट इधर को किया होगा, बोट ने शिफ्ट किया होगा, पूरे सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ है ये पूछा है। और चूंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास आपका वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ही नहीं ओवरऑल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहे। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो जीरो ही रहेगा, यही तो हमने सीखा था, क्योंकि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, स्टिल वाटर में बोट है, इसके चलने से बोट भी तो चल रही है, इसके चलने से बोट भी तो चल रही है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बंदा जब यहां गया तो ये इसका मोमेंट भी इसके जस्ट अपोजिट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कि यूज क्या करना है और पहचानना कैसे है, पूछा क्या गया। इससे पहले मैं पूछा था कि बोट में कितना शिफ्ट होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन बोट, वो तो निकाल लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है, फिर से सेम फॉर्मूला। लेकिन यहां पे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा, नो शिफ्ट एट ऑल, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, तो जीरो रहेगा, आंसर, बात खत्म। समझ गए आप हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको डीप में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोट का पूछा होता तो आप निकाल सकते थे m1x1 प्लस m2x2 से, एंड आप यहां से निकाल सकते थे। ये फॉर्मूला तभी तो यूज होता है जब किसी एक इंडिविजुअल का डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्लियर है, किसी एक इंडिविजुअल का डिस्प्लेसमेंट। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिया, सारे कंसेप्ट हमने देख लिए, उसके टाइप के क्वेश्चंस भी सारे देख लिए। होप सो आपके कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से बिल्ड हुए होंगे और आप इनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है बॉस, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया जिससे पहले मैंने इसको अपने शेड्यूल में नहीं डाला था, जैसे कि आपने देखा भी होगा। रोटेशनल मैकेनिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए, ठीक है, इसको, क्योंकि बार बार वहां पे सेंटर ऑफ मास का नाम यूज होगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे और उससे क्वेश्चन बहुत आ भी जाते हैं, बहुत अच्छे भी आ जाते हैं, बहुत इजी। वैसे अभी तक देखा जा रहा है बहुत इजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट बस आने चाहिए। कूल रहा, प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पे फंसोगे तो मेरे को बता देना, क्वेश्चंस और डाउट एंड ऑल वो मेरे से पूछ लेना बिना शर्माए, ठीक है, बट प्रैक्टिस करना बहुत सारी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।